इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, ऐसा सोचने वालों के लिए शायद ये इस वजह से है क्योंकि इश्क और जंग करने वालों को सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत का नशा होता है। इश्क जिससे उसे पा लेने का नशा, जंग जिससे उसे बर्बाद कर देने का जुनून। कुछ ऐसी ही कहानी इजराइल की भी है, जिसके लिए इश्क का तो पता नहीं लेकिन जंग में सब कुछ जायज है। सब कुछ का मतलब दोस्तों सब कुछ। उसे अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए जो भी करना पड़ा उसने किया। इजराइल की कहानी उस थ्रिलर वाली वेब सीरीज की तरह है जिसका हर पार्ट रोमांच से भरा होता है। आपको लग ही रहा होता है कि अब शायद यही ये सीरीज खत्म हो जाएगी, लेकिन अंत में पहुंचते पहुंचते आपको पता चलता है कि अगर पूरी कहानी समझनी है तो पार्ट 2 का इंतजार करना होगा। इजराइल की खासियत भी यही है, लेकिन इजराइल को अगर फिल्मी कहानी के तौर पर समझेंगे तो इस कहानी का हीरो और विलेन यहाँ की सुरक्षा एजेंसी मोसाद है। मोसाद एक इजराइल की खुफिया एजेंसी है जिसकी स्थापना खुफिया संग्रह, गुप्त ऑपरेशन और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए की गई थी। मोसाद का एक गुप्त ऑपरेशन था जिसका मूल उद्देश्य म्यूनिख हत्याकांड में शामिल सारे लोगों को मार गिराना था। मोसाद के मूल लक्ष्य आतंकवादी समूह काले सितंबर और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन पीएलओ थे। इजराइल के प्रधानमंत्री गोल्डा मायर द्वारा अधिकृत ऑपरेशन 20 साल तक चला। इस ऑपरेशन के ऊपर मूवी भी बनाई गई थी। ओलंपिक गेम्स के इतिहास में 1972 का वो साल कोई नहीं भूलता है जब गेम्स के दौरान फिलिस्तीन आतंकियों ने 11 इजरायली खिलाड़ियों को उनके होटल में बंधक बना लिया था। बाद में इस पूरी घटना का अंत भी बेहद दर्दनाक हुआ था। इस घटना में इजराइल ने बंधक बनाए गए अपने सभी खिलाड़ियों को खो दिया। म्यूनिख ओलंपिक गेम्स की शुरुआत 26 अगस्त 1972 को बेहद रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुई। उस वक्त किसी को ये पता नहीं था कि आने वाले दिनों में क्या घटना होने वाली है। चारों तरफ ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई थी। होटल से लेकर स्टेडियम और रास्ते में भी सुरक्षा कर्मी तैनात थे। म्यूनिख से करीब 20 किलोमीटर दूर बने ओलंपिक गेम्स विलेज के एक होटल में इजराइल के खिलाड़ी ठहरे हुए थे। 6 सितंबर 1972 को 5 नकाबपोश फिलिस्तीन आतंकी होटल में घुस गए। उन्होंने सबसे पहले वेटलिफ्टर जोसेफ रोमानो को गोली मारी। इसके बाद उनका दूसरा शिकार रेसलिंग के कोच मोशे वेनबर्ग थे। इस घटना से होटल में अफरा तफरी मच गई थी। हर कोई इधर उधर भाग रहा था। इस बीच आतंकियों ने 9 इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बना लिया था। उन्होंने जर्मनी की सरकार से मांग रखी थी कि इजराइल द्वारा गिरफ्तार उनके कुछ चुनिंदा नेताओं को तत्काल रिहा कर दिया जाए। आतंकियों की तरफ से धमकी दी गई थी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो सभी खिलाड़ियों को मार देंगे। दूसरी तरफ स्टेडियम में ओलंपिक गेम्स के सभी इवेंट्स को जारी रखने का फैसला लिया गया था। वहां पर इसकी कोई जानकारी नहीं थी। जर्मनी के गृह मंत्री ने आतंकियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। इस बीच जर्मनी ने आतंकियों से बात कर उन्हें एक हेलीकॉप्टर के साथ सुरक्षित दूसरी जगह भेजने की बात कही। इस पर आतंकियों ने अपने साथ सभी कैद किए हुए खिलाड़ियों को ले जाने का दबाव बनाया, जिस पर जर्मनी की सरकार झुक गई। कुछ गाड़ियों में आतंकियों और अगवा खिलाड़ियों को बैठाकर म्यूनिख से दूर बवारिया एयरपोर्ट पर ले जाया गया। जर्मनी का प्लान था कि वो वहां पर एक ऑपरेशन को अंजाम देकर अगवा किए गए खिलाड़ियों को सुरक्षित छुड़वा लेंगे। बवारिया एयरपोर्ट पहुंचते ही बिल्डिंगों पर बैठे शार्प शूटर्स ने निशाने लगाने शुरू कर दिए। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आतंकी किसी भी कीमत पर खिलाड़ियों को छोड़ना नहीं चाहते थे। गोलीबारी के बीच एक आतंकी ने बम निकालकर हेलीकॉप्टर पर फेंक दिया। एक तेज धमाके के साथ पूरा मंजर बदल गया। चारों तरफ लाशें बिछी थी। बचे हुए आतंकी लगातार गोलीबारी कर रहे थे। कुछ देर बाद जर्मनी की रेडियो पर ऐलान किया गया कि सभी बंधकों को सुरक्षित छुड़ा लिया गया है, लेकिन एयरपोर्ट की हकीकत तो कुछ और ही थी। एक एक कर सभी आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन जब मुआयना किया गया तो वहां पर एक भी खिलाड़ी जीवित नहीं था। सभी मारे जा चुके थे। आतंकियों और सुरक्षा कर्मियों की गोली के शिकार एयरपोर्ट पर मौजूद कुछ कर्मी भी हुए थे। इस मंजर को देख सभी की आंखें नम थी। कुछ देर बाद दोबारा रेडियो टीवी पर इसकी जानकारी दी गई कि कोई खिलाड़ी जिंदा नहीं बचा। इसके बाद कुछ देर के लिए ओलंपिक गेम्स के सभी इवेंट्स रोक दिए गए थे। ओलंपिक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। अब शुरू हुई बदले की बात देश की शान की थी, लिहाजा बदले के लिए प्लान तैयार किया गया। इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद से उन सभी लोगों के कत्ल की योजना बनाई। इस मिशन को नाम दिया गया रैथ ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का कहर।
तारीख 5 सितंबर 1972 थी जब जर्मनी के म्यूनिक शहर में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा था। खिलाड़ियों की तरह ट्रैक सूट पहने 8 अजनबी लोहे की दीवार फांद कर ओलंपिक विलेज में घुस गए थे और इजरायली खिलाड़ियों को अगवा कर लिया था। ये पीएलओ यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे। म्यूनिक नरसंहार के 2 दिन के बाद इजरायली सेना ने सीरिया और लेबनान में मौजूद फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 10 ठिकानों पर बमबारी की और करीब 200 आतंकियों और आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर इतने भर से रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ गुप्त मीटिंग की और उनसे एक ऐसा मिशन चलाने को कहा जिसके तहत दुनिया के अलग अलग देशों में फैले उन सभी लोगों को जान से मार दिया जाए जिनका इस आतंकी हमले से कनेक्शन था। सबसे पहले मोसाद ने ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जिनका संबंध म्यूनिक हमले से था। मोसाद के एजेंट्स दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर करीब 20 साल तक हत्याओं को अंजाम देते रहे। मोसाद के एजेंट्स ने फोन, बम, नकली पासपोर्ट, जहर की सुई इन सब का इस्तेमाल करते हुए चुन चुन कर उन लोगों को मारा जो इजरायली खिलाड़ियों की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। बताया जाता है कि मोसाद का ऑपरेशन करीब 20 वर्षों तक चला और हर टारगेट को भी 11 गोलियां उन 11 खिलाड़ियों की तरफ से मारते थे जिनकी 1972 में हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं, अपने टारगेट को खत्म करने के बाद मोसाद की तरफ से उनके परिवार वालों को भूखे के साथ एक संदेश भी भेजा जाता था जिसमें लिखा होता था, ये याद दिलाने के लिए है कि हम न भूलते हैं न माफ करते हैं। मोसाद का मकसद महज किसी वारदात के लिए जिम्मेदार शख्स की जान लेकर उसे सजा देना नहीं होता, बल्कि मोसाद इसके जरिए एक तरफ का खौफ पैदा करता है और ये संदेश देने का प्रयास करता है कि कोई भी उससे पंगा ना ले। इसकी स्थापना 13 दिसंबर 1949 को हुई थी, जिसकी मुख्यालय इजराइल के अवीव शहर में है। इजराइल की इस खुफिया एजेंसी में पुरुष ही नहीं महिलाएं भी होती है जो अपनी खूबसूरती के झांसे में लेकर अपना काम निकाल लेती है। ऐसी ही एक महिला जासूस की कहानी 1980 के दशक में सामने आई थी जिसने सिंडी के फर्जी नाम से उस शख्स की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाई थी जिसके पास इजराइल के गोपनीय परमाणु कार्यक्रम की जानकारी थी और एक विसिल ब्लोअर के तौर पर उसने अंतरराष्ट्रीय मीडिया को इसके बारे में जानकारी भी दी थी। ऐसी ही किसी देश की सुरक्षा एजेंसी की कहानी दोस्तों बागी 4 में भी देखी जा सकती है। आपका इस ऑपरेशन के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तब तक के लिए अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल वॉलीग्राफ स्टूडियोज को। दोस्तों मैं अंजलि लेती हूँ आप सभी से इजाजत, मिलोगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ। नमस्कार।